सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के उन 3 शहरों की यात्रा कर रहे हैं जहां कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन का हो रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के विकास और विनिर्माण प्रक्रिया को भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 3 वर्षों में सरकार के समन्वित प्रयास से मस्तिष्क ज्वर पर पाया गया काबू। इससे होने वाले मृत्यु में आई है 95% की कमी। आगरा की पिंक बेल्ट मिशन दे रही है महिलाओं एवं युवतियों को आत्मरक्षा के गुर। मिशन के 2000 से ज्यादा ट्रेनर्स 15 राज्यों में लगभग 1.5 लाख महिलाओं को दे चुके हैं प्रशिक्षण। और अलीगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए 25 प्रेरणा स्टोर खुलेंगे। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहरों की यात्रा पर हैं। 3 शहरों के दौरे का सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में कैथिला फार्मास्यूटिकल्स में कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र एवं वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क पहुंचने पर वहां मौजूद बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायडस बायोटेक पार्क के सम्मेलन कक्ष में कोविड-19 के बचाव के लिए बनाई गई प्लाज्मिक जीएनए वैक्सीन जायको डीबीडी के बनने संबंधी प्रक्रिया के बारे में कंपनी के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन निर्माण कार्य के लिए किए जा रहे प्रयास के लिए टीम की सराहना की। साथ ही सरकार सक्रिय तौर पर उनकी मदद के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में पीपीई किट पहनकर वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया और अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्क के बाहर जुटे लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक संस्थान का दौरा किया। बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन के बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी हासिल की। बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक को वैक्सीन विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब हम जल की बात करते हैं तो हमें पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए उनमें नमामि गंगे परियोजना देश की पवित्र नदियों की अविरलता निर्मलता को बनाए रखने वाली है। मुख्यमंत्री लखनऊ में एक अखबार द्वारा आयोजित जन सम्मेलन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल की स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसको रेखांकित करते हुए प्रदेश के 38 जिले मस्तिष्क ज्वर से बुरी तरह से प्रभावित थे। प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चे इस बीमारी से काल के ग्रास में समा जाते थे। पिछले 3 वर्षों में हमने शौचालय, स्वच्छ पेयजल लोगों तक पहुंचाया और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया और हमने इस बीमारी पर काबू पा लिया है।
दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण करने का। मस्तिष्क ज्वर प्रदेश के 38 जनपदों में प्रतिवर्ष 12 से 1500 बच्चों को निकलती थी बीमारी। विगत 40 वर्षों में इस बीमारी से 50,000 से अधिक मौतें हुई। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 3 वर्षों के दौरान अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने, सभी विभागों ने काम किया। लेकिन 2 सेक्टर पर जो विशेष जोर दिया गया था, एक, हर परिवार के घर में एक शौचालय हो, यानी खुले में शौच से मुक्ति, और दूसरा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति या लोगों को शुद्ध पेयजल के बारे में जागरूक करना। इन 2 कार्यक्रमों ने कितनी सफलता प्राप्त की कि आज जहां 40 वर्षों से प्रतिवर्ष मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पे मौतें होती थी, 1200 से 1500 मौतें 38 जनपदों में हमारे प्रदेश के अंदर होती थी, आज वह मौत घट करके इस बार मात्र 21 तक आई है। यानी 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत नवजात शिशु की देखभाल के साथ। आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आइए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि जहां पर महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर देवी शक्तियां निवास करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब भी जन कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ किया तो उसमें महिला विकास के बारे में सबसे पहले ध्यान दिया गया, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण उज्ज्वला गैस योजना है, जिसके कारण हमारी माताओं बहनों को धुएं से निजात मिली। आज भारत की महिला हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भारत के विकास में अदा कर रही है। पुराने समय से लेकर आज तक महिला हर क्षेत्र में अग्रणी रही, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो या फिर युद्ध का क्षेत्र हो या नारी शक्ति की पूजा अनंत काल से होती आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात उन्नाव में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियोजन समारोह की सराहना करते हुए कही। साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, सीडीओ राजेश प्रजापति, विधायक वीरेंद्र रावत सहित वर्तमान विधायक श्रीकांत कटियार इत्यादि विशिष्ट लोग भी मौजूद रहे। भारत दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है, देश है। यहाँ पर ऋग्वेद के रचना काल के और बहुत पहले से नारी को महत्व रहा है। तो यहाँ तक कहा गया है कि जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ दिव्य शक्तियाँ विचरण करती हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक कल्याण के अपने कदमों की शुरुआत महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, महिला का सम्मान, इस दृष्टि से अनेक योजनाएं बनाकर की है। और इसका लाभ मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलता है। महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं।
समाजवादी पार्टी में आज बीएसपी और कुछ अन्य पार्टियों के कई नेता शामिल हुए। पूर्व सांसद शामिल हुए। अलीगढ़ से पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह और सैकड़ों समर्थकों के साथ राम दुलारे भार्गव बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री लियाकत अली कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण नेता सपा में शामिल हुए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में इस सभी नेता का प्रभाव है। इसके पार्टी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से सबसे ज्यादा किसान और गरीब परेशान हुए। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ और आसपास में बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव रखने वाले, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, ऐसे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक चौधरी लियाकत अली साहब हैं जो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला रहा सहारनपुर के, मैं उनका स्वागत करता हूं। लोधी राकेश राजपूत जी का स्वागत करता हूं। राम दुलारे भार्गव और उनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सिदौली के, मैं उनका और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं उनका भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। प्रदेश के विधि एवं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा लागू करने की मंजूरी पर कहा कि यह कानून जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए है। इस कानून से गलत उद्देश्यों से शादी करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से जीने का हक इस कानून से प्राप्त होगा। धोखे से धर्म बदलने पर 10 साल की सजा होगी। उन्होंने कहा कि सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नया कानून के लागू होने के बाद लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटना पर लगाम लगेगी। कानून की किताब में कहीं उल्लेख नहीं, ये तो अखबार, मीडिया, विभिन्न तंत्र में चर्चा में है। एक्चुअल में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ये कानून बनाया गया है और इससे हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके जो लोग शादी करके और गलत नाम से शादी करके, मतलब अपने धर्म नहीं बताते थे, नाम भी बदल देते तो शादी करके अधर्म में छोड़ देते थे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, दंडित करने के लिए कानून बनाया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2170 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 2527 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,06,938 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 94% हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण मरीजों में से 7,718 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2170 मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2527 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 25,243 है और जो व्यक्ति प्रारंभ से अब तक संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,06,938 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 94% के आसपास चल रहा है। अब तक संक्रमित व्यक्तियों में से 7,718 लोगों की मृत्यु हुई है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए। प्रदेश सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई और आगे बढ़ाते ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से प्रदेश के दिल्ली में सटे जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। प्रदेश सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है और आगे बढ़ती रहेगी। रिकॉर्ड नंबर के टेस्ट हो रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं और प्रतिदिन भी जो है रिकॉर्ड नंबर में टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट करके समय से मरीजों को चिन्हित करके उनका इलाज करके जानें बचाई जा रही हैं, लेकिन सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। पड़ोसी जिले दिल्ली, पड़ोसी प्रदेश दिल्ली से संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के जो उनके सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर संक्रमण बढ़ा है, लेकिन सावधानी बरतते रहना सबसे अधिक आवश्यक है। सावधानी बरतिए। आइए अब एक जरूरी संदेश देखते हैं। फिट इंडिया पीएम संदेश। फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। पूरी गुने जाओ और आधा घंटा फिटनेस के दाओ। সকলের খবর তাজা হাওয়াতে পড়ে নাও, পড়ে নাও। পাক না হলে ছাড় দিয়ে একটু ওয়াক করে নাও। বাজার করা সবজি একবার হাতে তুলে নাও। মাত্র কটা সিঁড়ি দিদি হাসি মুখে উঠে যাও। 10-20 গুনে যাও আর আধা ঘন্টা ফিটনেস के दाओ। आधा घंटा फिटनेस के दाओ। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले देखते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों के बाद आपका फिर स्वागत है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना बीट 2 क्षेत्र में आगरा से नोएडा आने वाली लेन एक्सप्रेस वे पर खड़ी हुई आजमगढ़ से दिल्ली आ रही रोडवेज बस के पीछे तेज रफ्तार से आ रही इनोवा कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा कार बस के नीचे घुस गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से मौके पर ही 4 की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पुलिस अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। पुलिस ने दुर्घटना की शुरुआती जांच शुरू कर दी है, जिससे पुलिस अस्पताल में घायल व्यक्ति को एडमिट कराया गया है, जिसकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। आज बीटा 2 थाना अंतर्गत 0 पॉइंट से 1.5 किलोमीटर पहले एक रोडवेज बस में पीछे से इनोवा कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको तत्काल पुलिस द्वारा अस्पताल ले गया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल का इलाज चल रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने में पिंक बेल्ट मिशन देश के 15 राज्यों में महिलाओं को आत्मरक्षा के टिप्स देकर उनको निडर बना रही है। देश भर में यह संस्था युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा करने के लिए शिविर लगाकर प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। आगरा में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवतियों ने भाग लेकर आत्मरक्षा के टिप्स बताए।
पिंक बेल्ट मिशन संस्था के संस्थापक कराटे ब्लैक बेल्टलिस्ट अपर्णा राजावत ने बताया कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद से महिलाओं को आत्मरक्षा का टिप्स देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। पिंक बेल्ट मिशन देश के 2000 से ज्यादा ट्रेनर्स 15 राज्यों में अब करीब 1.5 लाख युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुका है। अपर्णा राजावत ने बताया कि घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को लेकर पिंक बेल्ट मिशन की शुरुआत की गई, जो कारगर साबित भी हो रही है। आज की वायलेंस जितनी भी होती हैं उसके अगेंस्ट वुमेन कितनी एकजुट में खड़ी हो सकती हैं। और पिंक बेल्ट मिशन क्योंकि इसी सेगमेंट में काम कर रहा है पिछले 4 सालों से, तो आज मैंने अपनी सारी पिंक बेल्टर्स जो ट्रेनर्स हैं उनको बुला के हमने एक सेल्फ डिफेंस का एक प्रशिक्षण कराया है, जिसमें मेरे साथ कुछ शू फैक्ट्री की लेबर क्लास वुमेन भी आई हैं, जिनको हम क्योंकि वो तबका है जो सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है, तो एक मजबूती शारीरिक रूप से हर औरत के लिए आज आवश्यकता है, आज ज़रूरी है। तो आज उनको भी हमने अपनी ट्रेनर्स के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। मैंने पिंक बेल्ट मिशन की स्थापना की क्योंकि जब मैं निर्भया कांड हुआ था, मैं उस वक्त लंदन में थी और आई वॉज वर्किंग देयर एज एन इंटरनेशनल ब्यूरो डायरेक्टर, और शायद वही चीज़ थी जिसने पूरे देश को झकझोरा, मुझे भी झकझोरा। और 4 साल बाद मैं लौट के इसी चीज़ के लिए आई हूँ कि आवाज़ उठाने, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जैसे बहुत, क्योंकि आज मैं पूरे इंडिया से कनेक्टेड हूँ, करीबन 15 प्रदेशों में हमारा मिशन चल रहा है। जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार देने के उद्देश्य से जिले में प्रेरणा स्टोर के नाम से नगर निगम व ब्लॉक में 15 प्रेरणा आउटलेट्स खुलेंगे। इस स्टोर्स पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे समूह की महिलाएं बहुत खुश हैं। समूह की महिलाओं ने कहा कि जिले में इन स्टोर्स द्वारा हमारे बनाए गए उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे समूह की महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वहीं डीएम का कहना है कि जिले में 12 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जा रहे हैं, जिसमें LED बल्ब, अचार, पापड़, ऑर्गेनिक सब्जी, पैंट, शर्ट, श्रृंगार के सामान, थैले आदि उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसीलिए 15 प्रेरणा जनरल स्टोर्स खुलवाए जाएंगे, जिसको लेकर रोजगार मिल सके और इनके उत्पादों की बिक्री हो सके। मेरा नाम पूनम तोमर है, जिला अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के बिनूपुर गांव से हूँ। हम महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के हम महिलाएं इतनी खुश हैं, जिसमें हमारी महिलाओं ने RCAT से ट्रेनिंग ली है जूट के बैग बनाने की। ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके लिए हम डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अलीगढ़ जिला अलीगढ़ के शहर में बीच में हमारी महिलाओं को जो उत्पाद हैं और जो उत्पाद हैं जो बिकेंगे उनके लिए सरकारी दुकान दिलाई है। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सोनम देवी है, मैं नगला सिंहपुर की रहने वाली हूँ। मेरे समूह जय माता दी है और मैं इसमें समूह से पैसा लेके झाड़ू का काम करती हूँ। पासी, बरेती और पासी गाँव में भेजती हूँ। मेरी विकास भवन में स्टॉल लगी थी, उसमें और डीएम साहब की ने हमको दुकान देने की दी है, उसमें हमारा एक जगह रोजगार अच्छी तरह से चल सके। मेरा नाम सोनी शर्मा है, मेरे गांव का नाम बादवामनी है, पोस्ट बीजना, ब्लॉक लोधा, जिला अलीगढ़ है। हम जिस मिशन से जुड़े हैं उस मिशन का नाम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। हम जिसमें जुड़े थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद में हम समूह में जुड़े। समूह के बाद में हमने LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद में हमने काम चालू किया। सभी महिला एक साथ मिलकर के काम करती हैं। उसके बाद में उन्होंने अपना सेल करने का स्टार्ट किया, तो इतनी गांव में रहकर के सेल नहीं हो पाती है। इसके बाद हमने विकास भवन में मेला लगा था, उसमें भी अपनी दुकान लगाई थी। उसके बाद वहाँ पे डीएम सर आए थे, उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा। प्रोजेक्ट देखने के बाद उन्होंने खुद खरीदा। अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि महिलाओं को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए। उसके बाद में उन्होंने हमारे लिए पूरे अलीगढ़ जिले में 25 दुकानें अलाउ की हैं महिलाओं के लिए, कि वो हमारे समूह को उन्होंने एक दुकान दी है कि वो अपना सामान वहाँ पे सेल कर सकें। सर्वोच्च प्राथमिकता है
कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जैसे हमारे ज़िले में 12 ब्लॉक हैं, 12 ब्लॉक सारे एक्सटेंसिव ब्लॉक में आते हैं और हमारे यहाँ के समूह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनको रोज़गार देना, इनकी आय बढ़ाना ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसी क्रम में जिला प्रशासन के स्तर से स्वयं सहायता समूह की महिला चाहे ग्रामीण क्षेत्र की चाहे शहरी क्षेत्र की, उनको उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अभी हमने प्रेरणा कैंटीन के नाम से लगभग 142 कैंटीन का आवंटन इन महिला समूहों को किया है, जिसमें सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। मेरठ की सरधना तहसील के मलहका गांव की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकारी स्कूलों की ड्रेस सिलने का काम आत्मनिर्भर कर रही हैं। अब उन्हें घर बैठे रोजगार मिल रहा है। अच्छी आमदनी होने से उन्हें किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाना पड़ता और वे अपने घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई खुद के पैसों से करा पा रही हैं। समूह बनने से पहले इन महिलाओं के हाथों में हुनर तो था, पर उसे एक मंजिल नहीं मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह बनने से सारी महिलाएं इकट्ठा होकर स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम करने लगीं, जिससे उन्हें खुद का रोजगार मिला। जिला विकास अधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी ने कहा कि जिले में 3000 से अधिक समूह काम कर रहे हैं। 60 समूह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें सिलाई का अच्छा काम आता है। उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग दी गई जिससे वे सिलाई का काम अच्छे से कर सकें। उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की स्कूल ड्रेस बनाने का काम दिलवाया गया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रूपा है। मैं राधिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे ग्राम संगठन का नाम एकता महिला ग्राम संगठन है, जिसमें समूह सखी के पद पे काम कर रही हूँ और मैं सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म सिल रही हूँ, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है और मैं इसमें समूह सखी के पद पे भी काम कर रही हूँ और इसमें हमें पैसा मिलता है हमारे खाते में, समूह के खाते में आता है, जिससे हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अपने बच्चों के लिए फीस में भी हमें सहायता मिलती है। इस काम के लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम आरफा है, मैं महलके की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम भारत महिला स्वयं सहायता समूह है और हम सिलाई का काम करते हैं और हमने अब समूह बनाया, उसमें यूनिफॉर्म सिलाई का काम आ रहा है, जो बच्चों की यूनिफॉर्म सीते हैं और हमें इससे लाभ मिल रहा है और हमें फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरों का काम करते अब हमारा खुद का काम है ये, तो हमें इसमें बहुत लाभ हो रहा है। मेरा नाम रिहाना है, मैं महलके की रहने वाली हूँ और मैं सहायता समूह महिला सहायता समूह में काम करती हूँ। मेरे समूह का नाम भारत समूह है और इसमें हमें योजना मिली है यूनिफॉर्म की। हम बच्चों की यूनिफॉर्म बनाते हैं। मेरा नाम राखी है, मैं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ और जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे समूह में ड्रेस लाने का काम आ रहा है सरकारी स्कूल से, उसमें हम सभी ड्रेस यूनिफॉर्म सिलते हैं और बाकी जो हैं हमारे सदस्य हैं वो उनकी पैकिंग वगैरह करते हैं सभी। और अब एक ज़रूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी का भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना ज़रूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं, बल्कि इस तरह चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नमस्कार। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।